Morning everyone, welcome to our channel Jyotiba Phule Group of Education Bali। मैं सुनील तिवारी। इस दिन आपको इंग्लिश की क्लास ऑनलाइन दे रहा हूँ और प्रतिदिन हम एक टॉपिक आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आपको टेंस पढ़ाए, टेंस के बाद मैंने एक्टिव पैसिव ले लिए और मैंने आपको एक्टिव पैसिव में रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 3 और कल हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे। 8 स्ट्रक्चर पर 8 एग्जांपल हमने आधारित किए थे। मैं समझता हूँ कि तुम्हारे बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और मैंने कल आपसे ये भी कहा था कि यदि किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को डाल करके उसका हल पा सकते हैं। मैं समझता हूँ आप लोगों ने किया होगा और किया होगा तो प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन मेरे पास कोई किसी की प्रॉब्लम आई नहीं सामने। मैं कह रहा हूँ कि एक बार एक्सरसाइज जरूर कर लेना, एग्जाम्पल्स वगैरह, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं आपका ऑनलाइन टेस्ट भी लूँगा और ऑनलाइन टेस्ट के लिए आपको 2 दिन पहले सूचित किया जाएगा। क्लियर है? तो आप टॉपिक वाइज क्लियर कर लें। मैं आपका टेंस का ऑनलाइन एग्जाम लूँगा, जिसमें आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा और आंसर आपको देना। इसके बाद अब हम आते हैं हमारे स्ट्रक्चर हो गए, स्ट्रक्चर पर आधारित एग्जाम्पल्स हो गए थे और एग्जाम्पल के बाद हम आएंगे आगे। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव में हमने लगभग स्ट्रक्चर पूरे पढ़ लिए थे। अब आ जाइए, अगला जो बिंदु आ रहा है हमारा आ रहा है मॉडल वाले भाग। देखो विद्यार्थी, मॉडल मॉडल को हम, जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, शैल और विल हमारी हेल्पिंग वर्ब भी है और शैल विल हमारा मॉडल है। तो चाहे मॉडल कह दो चाहे हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में आती है। और मैंने आपको एक चीज ये बताई है कि मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है, जब हम एक्टिव से पैसिव में मॉडल के बाद लिखते हैं तो वो लिखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। केवल इंग्लिश का एक ही टॉपिक ऐसा है जहाँ मॉडल की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बाकी सभी में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मेरे साथ देखिए आप, यदि एक्टिव वॉइस में कोई मॉडल जैसे पेन, शैल, विल, मे, मस्ट, माइट, could, should, would, etc. दिए हो तो पैसिव
कोई बनाते समय मॉडल प्लस बी प्लस वर्गीकरण लिखते हैं। मॉडल के बाद हमने बी का प्रयोग किया और बी के बाद वर्गीकरण। इसका मतलब एक्टिव वॉइस में हमारे पास मॉडल के क्रम बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म होगी, जो 6 बिंदु वर्ग की थर्ड फॉर्म अंदर पैसे। अब आप सीधे सेंटेंस पर आ जाएंगे, जैसे he can lift 100 किलोग्राम weight। ये आपका एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में आप देखिए मॉडल दिया हुआ है और मॉडल का स्थान यहाँ दूसरा है। इस दूसरे नंबर पर आपके सामने मॉडल है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपके सामने मॉडल आ गया, तो सेंटेंस और नियम हमारे ये कहते हैं कि जहाँ एक्टिव वॉइस में मॉडल रहेगा वहीं पैसिव वॉइस में मॉडल रहेगा। क्लियर है? अब हमको क्या करना है, वही हमारा पुराना रूल क्या है हमारा, जब हमने पैसिव वॉइस एक्टिव पैसिव स्टार्ट किए थे तो मैंने आपसे ये कहा था कि नंबर 1 पर ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना है। एक बात ये बताई थी। इसके बाद हमने नंबर 2 पर आपसे ये देख लिया एडिटिव वर्ब, लेकिन यहाँ एडिटिव वर्ब है और यहाँ वहाँ तो एडिटिव वर्ब थी और यहाँ है मॉडल प्लस बी, ठीक है। इसके बाद नंबर 3 पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, ये भी मैंने आपको बताया था। नंबर 4 पर आपको बाई का प्रयोग करना है और नंबर 5 पर मैंने आपको सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बताया। ये बता रखा है मैंने आपको। नंबर 1 ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट अब हम नहीं जानते, मैंने कल भी आपसे कही थी कि आपको ये बता दीजिए कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट एक कर्म होता है। जैसे हिंदी भाषा में मैं आपसे कहूँ कि मैं भोजन खाता हूँ, तो देखो आप ये आप क्लियर मान लो कि खाना तो हो गई यहाँ क्रिया, क्या हो गई क्रिया, और खाने से पहले जो आया वो कहलाएगा हमारा ऑब्जेक्ट और शुरू में सब्जेक्ट नहीं। तो ये कर्ता हो गया, ये हमारा कर्म हो गया भोजन, और क्रिया हम करें उसको खाने की। तो इस तरह से, लेकिन आपको हिंदी वाक्य में वर्ब के पहले ऑब्जेक्ट मिलता है, जबकि इंग्लिश वाक्य में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं। तो कैसे आएंगे, देखो सब्जेक्ट आई हो गया, खाता हूँ को ईट कहते हैं, और आ गया फूड। तो देखिए आप हिंदी वाक्य जब मैंने इसका लिखा तो वर्ब के पहले था ऑब्जेक्ट, लेकिन जैसे ही इंग्लिश वाक्य लिखा वर्ब के बाद आ गया। अर्थात ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। अब आप देखो यहाँ पे तो हिंदी में हमारे पास सब्जेक्ट था, फिर ऑब्जेक्ट था, फिर वर्ब, लेकिन इंग्लिश में कंप्लीट नक्शा चेंज होकर के क्या बन गया, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। तो हमको सबसे पहले क्या देखना, ऑब्जेक्ट नहीं देखना, हमको ढूंढनी है वर्ब कि वर्ब कहाँ मिलेगी।
वर्ब मिलते ही ये समझ लो आपको आधा काम हो गया। ये वर्ब नहीं और वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब के बाद क्या आ रहा है? 100 किलोग्राम वजन। मैं इसको ले आऊंगा सब्जेक्ट 100 किलोग्राम, ये लिख दिया। अब मॉडल देखो, ये समझना कि ये 2-3 सेंटेंसेस सर ने दूसरे नंबर पर बताया था और खुद ने तीसरे चौथे नंबर पर मॉडल लिख दिया। ये हमने कंप्लीट एक ही दिया है और एक ही सेंटेंस हो गई और एक सेंटेंस हो गया। यहाँ मॉडल कौन से नंबर पर है? आप देखिए दूसरे नंबर पर मॉडल, तो पैसे में भी दूसरे पर ही रहेगा। मॉडल दोनों का क्यों रहेगा? कैन लिख दिया। अब कैन के बाद हमको मॉडल के बाद क्या लिखना है? मैंने आपको बताया था मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बी लगा देता हूँ। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी क्या हो गई? लिफ्ट की हो गई, लिफ्टेड। क्या हो गई? लिफ्टेड। थर्ड फॉर्म के बाद आपको क्या लिखना है? नंबर 4 पर देखिए बाई का प्रयोग करना है और बाई के बाद ही का ऑब्जेक्ट होता है। तो इस तरह से आपके मॉडल वाले सेंटेंस होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो अब आप देखिए इस तरह से आपको मॉडल वाले वाक्य बनाने, और मैं यहाँ 2-3 सेंटेंस लिख रहा हूँ। मैं तो बनाऊंगा, समझाऊंगा भी, लेकिन आपकी ड्यूटी है कि आप बैठे बैठे उनको बिना इधर ऑनलाइन कक्षा की तरफ देखे बिना अपने आप का आकलन कर सकते हो बैठे बैठे। तो मैं 2-3 सेंटेंस लिख रहा हूँ, देखिए। Respect her elder. You must write a letter they can solve this question. They can solve this question. तो आप देखिए मैंने आपके सामने 3 सेंटेंस एक्स्ट्रा लिखे हैं मॉडल। इन मॉडल वाले वाक्यों को बनाने के लिए आपको मैंने एक सेंटेंस समझाया था। उस तरीके से मैं 30 सेकंड का आपको समय दे रहा हूँ। एक बार बनाओ, कॉपी में बनाना चाहिए आपको, फिर मैं समझाऊँ। अकॉर्डिंग टू रूल आपको चलने हैं। यदि एक्टिव वॉइस में दूसरे नंबर पर मॉडल है तो पैसिव में भी आपको सेकंड पोजीशन पर ही मॉडल लिखना होगा। इसके बाद आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, फिर इसके बाद मॉडल लिखना है। इसके बाद मैंने आपको मॉडल के साथ में बी बताया हुआ है। बी के बाद मैंने आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म बताई हुई है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग करना है और बाई के प्रयोग के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, जो मैंने रूल नंबर 1 में किया है। इस तरह से आपको मैंने 30 सेकंड का समय दिया है। You can also solve this. अब आप देखिए आपका टाइम और हो गया। सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए मुझे वर्ब को पकड़ना होगा। सबसे पहले वर्ब ढूंढनी होगी। वर्ब देखिए भैया ये, और वर्ब के तुरंत बाद आने वाला ऑब्जेक्ट हो गया। इसको मैं ले आऊँगा सब्जेक्ट में, तो क्या हो गया हमारा? द एल्डर।
हो गई। दूसरी बात यदि मैं बात करता हूँ, मैंने आपसे ये कहा था मॉडल यदि सेकंड स्थान पर है तो पैसे वो इसमें भी सेकंड स्थान पर ही रहेगा। मॉडल क्या दिया हुआ है हमको? शुड। शुड के बाद आपको मैंने बता दिया मॉडल के साथ बी का प्रयोग करना है। बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड हो गया। थर्ड फॉर्म के बाद आपको बाई का प्रयोग करना है और बाई के बाद आपको सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में सी का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो बन गया। इस तरह से आपका ये भी हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट, ये वर्ब रही। वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद दिया हुआ है ए लेटर्स यू का यू में, इसको सब्जेक्ट में दिया हुआ। हमको मॉडल दिया हुआ है मस्ट। मस्ट मैंने आपके सामने लिख दिया। मस्ट के बाद मॉडल के साथ आपको बी लिखना है, बी भी लिख दिया। बी के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, राइट, रोट, रिटन। थर्ड फॉर्म भी लिख दी। मैंने आपको फॉर्म ऑफ वर्ब लिखवाई थी, तो आपने याद की नहीं की, या आप अपना स्वयं आप लड़ लें। रिटर्न के बाद आपको थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद मैंने बाई का प्रयोग बताया है और बाई के बाद यू का मैंने ऑब्जेक्ट यू बताया है। इस तरह से दूसरा बन गया। अब तीसरा सेंटेंस देखो। तीसरे सेंटेंस में है ये सॉल्व वर्ब, वर्ब हो गई हमारी। वर्ब के बाद आने वाला हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इसको मैं लिया हूँ सब्जेक्ट में। तो क्या हुआ हमारा ऑब्जेक्ट? दिस क्वेश्चन, ठीक है। दिस क्वेश्चन के बाद आप देखिए मॉडल दूसरे नंबर पर है, तो हमको मॉडल यहाँ भी दूसरे नंबर पर ही लगाना है, कैन का कैन ही लगाना है, क्लियर। इसके बाद आपको क्या करना है? बी लिखना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है सॉल्व। थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद आपको बाई का प्रयोग करना है और बाई के बाद दे का ऑब्जेक्ट होता है दैट। वैसे तो यदि देखा जाए तो देखो मुझे बाई दैट यहाँ नहीं लिखना है, क्योंकि अगर मैं बाई दैट यहाँ लिख देता हूँ तो ये गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि दे है जो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होने के कारण मुझे इस समय तो लिखना होगा आपको समझाने के लिए। तो मैं ऐसा करता हूँ, उसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। ब्रैकेट में बंद करने के बाद अब ये क्लियर हो गया कि हमारा बाई दैट अलग है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये तीनों सेंटेंस आप चेक कर लें अपना, और चेक करने के बाद निर्णय ले लें। आपका ये मॉडल वाले वाक्य खत्म हो गए। अब आ जाएंगे नेक्स्ट। अब आते हैं आपके डबल ऑब्जेक्ट वाले। देखिए जो डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य हैं, ऐसे वाक्य हमारे पास दो प्रकार से शुरू होते हैं। नंबर एक सजीव ऑब्जेक्ट और नंबर दो निर्जीव ऑब्जेक्ट। देखो सजीव ऑब्जेक्ट में जो हमारे प्रोनाउन होते हैं वो काम में आते हैं। निर्जीव ऑब्जेक्ट में आप जानते ही, क्योंकि आप साइंस भी पढ़ते हैं, मैथ भी पढ़ते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं, संस्कृत भी पढ़ते हैं, सामाजिक ज्ञान भी पढ़ते हैं, और एक कौन सी रही संस्कृत भी पढ़ते हैं, हिंदी भी पढ़ते हैं सभी। तो आपको पता है सजीव और निर्जीव में अंतर कुछ जानते हो। तो सजीव का मतलब यहाँ सिर्फ प्रोनाउन से, हमारे जो प्रोनाउन संबंधी मैंने रूल नंबर 1 लिखवाया था आपको, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, उससे है सजीव से
करके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में से उठ करके सब्जेक्ट के स्थान पर हम लाते हैं तो वो सब्जेक्ट बन करके आता है। तो देखिएगा ऐसे वाक्यों में दो प्रकार के जिनका पैसिव वॉइस जैसे मैंने लिखा कि तो यू लिख दिया। अब देखिए यहाँ हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। इसमें अब आपको मैंने शुरू से ही बताता आ रहा हूँ, टाइम से ही मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि ऑब्जेक्ट कब आता है, वर्ब कब आती है, हेल्पिंग वर्ब कब आती है, सब्जेक्ट कहाँ पाया जाता है, हिंदी वाक्यों में कहाँ पाया जाता है, इंग्लिश वाक्यों में वर्ब कहाँ पाया जाता है। तो मैंने आपको बताया वर्ब के तुरंत बाद आता है ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट ये रहा, दूसरा ये रहा। मैंने आपसे ये कही कि ये सजीव ऑब्जेक्ट होता है, जबकि दूसरा होता है हमारा निर्जीव ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसको सजीव ऑब्जेक्ट से बनाऊंगा तो आप ढंग से देखना एक सेंटेंस, क्योंकि एक मैं आपको विजुअल में पढ़ने के लिए सजीव ऑब्जेक्ट है। अब हम यू का यू बनाएंगे, इसका मतलब यू ऑब्जेक्ट में है। ऑब्जेक्ट का यदि हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 के अनुसार यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, यू का सब्जेक्ट भी यू होता है। तो मैं इसको सब्जेक्ट में यू बना दूंगा क्योंकि वहां लिखा हुआ है ऊपर। आगे आप देखिए कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म। और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में हो जाती है बाद तथा पर। तो यू एक बहुवचन करता है, बहुवचन कर्ता के साथ हम वर्ब का प्रयोग करें। क्लियर? इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड की व्याप्ति में सोल्डी होती है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद हम बाई लिख लेते, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक कर देना है यहाँ। वर्ब की थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद आपको सेकंड ऑब्जेक्ट लिखना है। सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, एका। क्लियर है? सेकंड ऑब्जेक्ट के बाद हमको बाई का प्रयोग करना है और बाई के बाद सीधा ऑब्जेक्ट वर्ब। इस तरह से हमारा एक सजीव ऑब्जेक्ट से हो गया। इस तरह से हमारा इस मैंने आपको बता दिया सजीव ऑब्जेक्ट से जब हमने इसको उठाया तो इस तरह से हमारा सेंटेंस क्लियर हो। आप देखिए मैं आपके सामने इसको निर्जीव ऑब्जेक्ट से उठा रहा हूँ। निर्जीव ऑब्जेक्ट दिया हुआ है एका, लिख लिया हमने एका। इसके बाद देखो टेंस चेंज नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब ऊपर नीचे हो सकती है और वही नहीं हो सकती है। क्या यहाँ बहुवचन करता था प्लूरल सब्जेक्ट, तो हमारे यहाँ बहुवचन हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। थर्ड फॉर्म न्यू लिखूंगा मैं। अब थर्ड फॉर्म के बाद हमने यहाँ दूसरा ऑब्जेक्ट लिखा था, तो यहाँ जब हमने सजीव से चालू किया तो सोल्ड के बाद निर्जीव लिखा। जब हमने यहाँ इसको निर्जीव से चालू किया तो सोल्ड के बाद हमें सजीव लिखना है, लेकिन सजीव ऑब्जेक्ट से पहले हमको इसका प्रयोग करना है टू का। और टू के बाद अब हमको सजीव ऑब्जेक्ट दिया है, इसको यू का यू लिखना है। ऐसा मत कर देना कहीं यू का सब्जेक्ट बनाओ फिर लिखो, नहीं, जो दिया है उसको यू का यू लिख दो, तो यू का यू लिख दिया। ठीक है। अब इसके बाद मैं बाई का प्रयोग करूंगा। बाई के बाद
सी का ऑब्जेक्ट होता है। इस तरह से आपके सामने मैंने दोनों से सजीव और निर्जीव दोनों से इस सेंटेंस को बना करके लिख दिया। अब आप एक सेंटेंस बनाएंगे, जिसके लिए मैं आपको वही 15 सेकंड का समय दूंगा। बनाइए आप इस सेंटेंस को और अपना मूल्यांकन कीजिए घर बैठे करके। दोनों से बनाना है, एक्टिव से भी और पैसिव से भी। सबसे पहले सजीव और निर्जीव दोनों से बनाना है। सबसे पहले सजीव से बनाना है, फिर निर्जीव से बनाना है। अगर कोई विद्यार्थी चाहे कि मैं निर्जीव से बनाऊंगा तो निर्जीव से बना सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं समझता हूँ आपने बना दिए होंगे दोनों तरीके से, सजीव और निर्जीव दोनों से। तो आप देखिए, सबसे पहले मैं इसको निर्जीव सजीव से उठाऊंगा, तो जब इनका मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो इनका सब्जेक्ट बनेगा हमारा ही। देखिए यहाँ पर भी वही वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म होने के कारण यहाँ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब हो जाती है वो हो जाती है वाज और वर। तो ई के साथ आएगा वाज। क्लियर है? वाज के बाद आपको क्या लिखना है? नंबर 3 पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई हमारी गिवन। थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद मैंने आपसे ये कही थी, वैसे तो करना भाई का प्रयोग है, लेकिन यहाँ हमको किसका करना है? सेकंड ऑब्जेक्ट। और सेकंड ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? एक है। क्लियर है? सेकंड ऑब्जेक्ट के बाद अब आपको बाई का प्रयोग करना है, और बाई के बाद यू का ऑब्जेक्ट होता है यू। इस तरह से आप मिला लें एक बार अपना सेंटेंस। सही है क्या? यहाँ तक है सही होगा। अब मैं इसको निर्जीव से उठा रहा हूँ, देखो निर्जीव में हमारा एक पेन। क्लियर है? एक पेन के बाद हेल्पिंग वर्ब देखो यहाँ बिल्कुल नहीं बदली है। टेक्स्ट तो खैर बदलेगा ही नहीं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब भी नहीं बदली। ये एक वचन सब्जेक्ट था, तो यहाँ भी एक वचन सब्जेक्ट है। जो बात यहाँ है बात यहाँ है। क्लियर है? अब आ जाइए आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूं आ जाएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद सेकंड ऑब्जेक्ट लिखना है, लेकिन वर्ब के तुरंत बाद यहाँ सेकंड ऑब्जेक्ट क्या जा रहा है? सजीव। और सजीव से पहले आप किसका प्रयोग करेंगे? टू का। और टू के बाद जो देखो मैंने आपसे ये कही थी, ये यू का यू इधर पहुंचाया, मैंने पहुंचाया है। अब इसको भी मैं यू का यू ही इधर पहुंचाऊंगा। तो आप देखो, इसको मैं यू का यू पहुंचाऊंगा तो ये इनका ही एज दी जाता है। और फिर इसके बाद हमको बाई का प्रयोग करना है, और बाई के बाद यू का ऑब्जेक्ट होता है यू। देखिए, चेक कीजिए अपना। इस तरह से आप ये डबल ऑब्जेक्ट का एक सेंटेंस और बना लीजिए आप, ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाओगे इसमें। देखिए आप, मैंने लिखा द प्रिंसिपल taught her a देखिए आप इसको भी चेक कीजिए। सबसे पहले हमको क्या करना है?
सजीव ऑब्जेक्ट हमारे पास है, तो सबसे पहले मैं सजीव ऑब्जेक्ट का आधार का मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो बन गया हमारा सी। ठीक है, सी बन गया। अब सी के बाद आपको टेंस पहचान करनी है। टेंस की पहचान करेंगे तो एज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सी के साथ आएगा है, और प्रेजेंट परफेक्ट के एक टेंस आगे बढ़ने पर हमको मिलता है वहाँ बी, क्योंकि एज प्लस बी का प्रयोग मैंने आपको इसमें बताया। यदि कहीं भी एज है हेड आता है तो आपको बी प्लस करना। ठीक है, इसके बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई जो ऑलरेडी दी हुई है। थर्ड फॉर्म के बाद सेकंड ऑब्जेक्ट लिखना है। सेकंड ऑब्जेक्ट हमारे पास है ए लेसन, और सेकंड ऑब्जेक्ट के बाद आपको किसका प्रयोग करना है? बाय का, और बाय के बाद आपको लिखना है द प्रिंसिपल। इस तरह से आपका ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। मैंने इसको आपके सामने सजीव से बनाया था, चेक करें आप अपना सही है या नहीं है। अब मैं इसको निर्जीव से बना रहा हूँ, तो निर्जीव में क्या है? ए लेसन लिख दिया। ए लेसन एक वचन है, यहाँ भी हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं हुई है, वही है बी का प्रयोग हो रहा है। हेल्पिंग के बाद थर्ड फॉर्म लिखी हुई है आपके सामने, और यहाँ की जरूरत नहीं है क्योंकि है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर के आते हैं। थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद हमने इसको निर्जीव से चालू किया था। वर्ब के तुरंत बाद यह सजीव ऑब्जेक्ट आ रहा है। सजीव ऑब्जेक्ट के पहले मैंने आपको बता रखा है टू का प्रयोग करो, और टू के बाद सजीव ऑब्जेक्ट हमारा क्या दिया हुआ है? हर। हर को मैं देखो आप यू का यू लिख रहा हूँ, कोई परिवर्तन नहीं है, लिख दिया। इसके बाद आपको बाय का प्रयोग करना है। बाय के बाद द प्रिंसिपल लिखना है। इस तरह से आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। और आज हमने मॉडल वाले वाक्य और डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य पढ़े हैं। यहाँ तक आप अपने बुक में से या कोई भी हेल्पिंग बुक हो उसमें से एक्सरसाइज निकालें। अगर मान लो कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई सेंटेंस आपसे नहीं बन रहा, तो आप उसको मेरे कमेंट बॉक्स या चैट बॉक्स में डाल करके सॉल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू।